Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdurrahman. फिजिक्स विद अब्दुर्रहमान के यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ। टॉपिक हमारे पास जो है वो है सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि हमारे पास है टॉर्क या टॉर्क इज आल्सो कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स। स्टूडेंट्स, हमने वेक्टर प्रोडक्ट तफसील से पढ़ा हुआ है कि whenever two vectors are multiplied to each other and the result is a vector quantity, no such product is called vector product. आज हम उसका एक फिजिकल एग्जाम्पल तफसील से डिस्कस करेंगे। फिजिकली आज हम उसको जो है समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। तो उसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो डेली लाइफ में भी हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास है टॉर्क। तो लेट समझते हैं कि व्हाट इज टॉर्क या टॉर्क इज आल्सो कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो मैंने डिफाइन किया हुआ है, दो डिफिनीशन है स्टूडेंट्स, मर्जी आपकी है। नंबर वन डिफिनीशन, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब भी किसी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं और आपके अप्लाइड फोर्स की वजह से उस बॉडी में टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है, तो इसका मतलब है आपने इस बॉडी पर क्या अप्लाई किया, टॉर्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हम जो है दरवाजा खोलते हैं, तो अगर देखा जाए जब दरवाजे पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, दरवाजे के हैंडल पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो दरवाजे में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, टर्निंग इफेक्ट। दरवाजा ओपन हो जाता है या क्लोज हो जाता है तो उसमें एक टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड टॉर्क। या फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, कोई रस्टी नट है और हम जो है उसमें एक की को फिक्स करते हैं और उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो आपके अप्लाइड फोर्स की वजह से उस रस्टी नट में टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है। इसको स्टूडेंट्स हम जो है क्या करते हैं, टॉर्क। या फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक बोतल है और उसको आप ओपन करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ से पकड़ लिया और आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया, तो उसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाता है और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, टॉर्क। या गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है और आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया, उसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा हुआ, दिस इज नोन एज व्हाट, टॉर्क। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे और उस अप्लाइड फोर्स की वजह से उस बॉडी में टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, सो दिस फिनोमेना इज नोन एज टॉर्क। या टॉर्क का दूसरा नाम जो है वो है मूवमेंट ऑफ फोर्स। सेकेंड डिफिनीशन, द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म आर वेक्टर एंड फोर्स अप्लाइड एफ वेक्टर। ये प्रोडक्ट है दो चीजों का, आर क्रॉस एफ। जब आर को एफ के साथ क्रॉस करते हैं सो इसका जो रिजल्टन होता है वो हमारे पास टॉर्क होता है। सर व्हाट इज आर, व्हाट इज एफ, इसको जो है तफसील से डिस्कस करते हैं। मैथमेटिकली स्टूडेंट्स मैंने लिखा हुआ है टॉर्क इज इक्वल टू मूवमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स। द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। मूवमेंट आर्म भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, इसका रिजल्टन जो है टॉर्क है वो भी वेक्टर है। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर विच इज कॉल्ड टाउ। ये जो टॉर्क है इसको एक ग्रीक लेटर से डिनोट किया जाता है। ये ग्रीक लेटर है, टी नहीं है कि टी के ऊपर आप जो है एरो का निशान डालें, नो, दिस इज अ स्पेशल सिंबल विच इज कॉल्ड टाउ। सो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर एरो का निशान है। सर व्हाट विल बी द डायरेक्शन, इसको डिस्कस करते हैं। मैथमेटिकली स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूं टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। व्हाट इज आर, व्हाट इज एफ, इसकी तरफ स्टूडेंट्स आते हैं। अगर देखा जाए स्टूडेंट, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, जब हम क्रॉस को खत्म करते हैं तो हम साइन थीटा लगाते हैं और यहां पर हमने एक एन यूनिट वेक्टर डाला। और स्टूडेंट एन यूनिट वेक्टर के बारे में आप लोग जानते हैं कि एन यूनिट वेक्टर इज अ स्पेशल यूनिट वेक्टर विच इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल विच शोज डायरेक्शन, जो कि हमें डायरेक्शन बताता है। अगर कोई भी दो वेक्टर्स किसी प्लेन में पड़े हैं तो उसका जो नॉर्मल होगा वो आपको डायरेक्शन बताएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज अगर मैं कहता हूं लेट सपोज ये आर है और ये स्टूडेंट्स हमारे पास एफ है, तो अगर हम आर को एफ की तरफ क्रॉस कर लें बाय स्मॉल एंगल, सो दिस इज आर, दिस इज एफ, नो आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू टॉर्क। और ये जो टॉर्क होगा स्टूडेंट्स ये हमारे पास नॉर्मल होगा, सही है। ये टॉर्क जो होगा ये नॉर्मल के डायरेक्शन में आएगा। ये जो टॉर्क होगा ये आर और एफ दोनों के ऑर्थोगोनल होगा। किस तरह वो डिस्कस करते हैं। व्हाट इज n cap, where n cap is a unit vector which is perpendicular to the plane which indicate direction। ये जो n unit vector ये perpendicular होता है प्लेन को, जो कि आपको डायरेक्शन बताता है। Torque is direction, torque direction is along
द एक्सिस ऑफ रोटेशन। टॉर्क का जो डायरेक्शन होता है वो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, यहां पर अब इसको जो है तफसील से डिस्कस करते हैं। कन्वेंशनली, रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन नेगेटिव। ये याद रखें कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को लिया जाता है पॉजिटिव और क्लॉकवाइज टॉर्क को लिया जाता है नेगेटिव कन्वेंशनली। नाउ फिजिकल इंटरप्रिटेशन से स्टूडेंट इसको समझने की कोशिश करते हैं। टॉर्क डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स। टॉर्क 3 फैक्टर्स पे जो है डिपेंड करता है। नंबर 1, मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म किसको कहते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं। फिजिकल इंटरप्रिटेशन में इसको जो है डिस्कस करते हैं। नंबर 2 डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स पर। नंबर 3 डिपेंड करता है एंगल बिटवीन मूवमेंट आर्म आर एंड अप्लाइड फोर्स एफ। सो अगर एमसीक्यू में आता है और आपसे पूछा जा सकता है, बल्कि आपसे पूछ सकता है टॉर्क डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, सो आप कहेंगे टॉर्क 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। मोमेंट आर्म पे, विच इज आल्सो कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस सेकंड जो है वो है अप्लाइड फोर्स, और थर्ड जो है वो एंगल बिटवीन आर एंड एफ है। नाउ टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है, इधर मैंने लिखा हुआ है, आर पे डिपेंड करता है, एफ पे डिपेंड करता है, और एंगल बिटवीन आर एंड एफ वहां पर अभी डिस्कस करते हैं, खुद ब खुद समझ आ जाएगा। मैक्सिमम टॉर्क के लिए याद रखें द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन आर एंड एफ या व्हेन द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर इज 90, क्योंकि साइन 90 बराबर होता है 1 के बराबर होता है। सो फॉर मैक्सिमम टॉर्क अगर देखा जाए जो हमारे पास वो होगा, एंगल बिटवीन आर एंड एफ होगा, वो 90 होगा। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, हम जो दरवाजा खोलते हैं तो हिंग से लेकर ये जो दरवाजे का हैंडल है वो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और ये फोर्स होता है। तो जो फोर्स होता है ये अगर देखा जाए हमारे पास जो है ये वो लगा हुआ है, ये एक हैंडल है, हिंग से लेकर यहाँ तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये हम फोर्स अप्लाई करते हैं। सो अगर देखा जाए आर और एफ के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 होता है, तो मैक्सिमम टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। याद रखें ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिसको मोमेंट आर्म भी जो है कहते हैं, सही था, ये जितना मैक्सिमम होगा, फोर्स जितना मैक्सिमम होगा, एंगल 90 होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है, बल्कि प्रोड्यूस होता है। जीरो टॉर्क, टॉर्क कब जीरो होगा? जब आर और एफ के दरमियान एंगल क्या हो, वो जीरो हो। व्हेन द एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज 0 डिग्री देन द टॉर्क विल बी मिनिमम। या स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि the magnitude of cross product of 2 vectors will be 0 when the 2 vectors are either parallel या either anti-parallel, क्योंकि साइन 0 भी जो है 0 के बराबर होता है और साइन 180 भी 0 के बराबर होता है। तो हमने ये सीखा कि टॉर्क मैक्सिमम भी हो सकता है, टॉर्क 0 भी हो सकता है। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? जब आर और एफ के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा। जीरो टॉर्क कब होगा? जब आर और एफ के दरमियान एंगल आइदर 0 या एंगल आइदर 180, देन द टॉर्क विल बी 0। अच्छा, इसका यूनिट जो है वो डिग्री से जहन में आया, इसका जो यूनिट है वो हमारे पास है न्यूटन मीटर। किधर लिखा हुआ है? अच्छा, इसका यूनिट भी जो है वो डिस्कस कर लेंगे। ये द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, क्योंकि अगर देखा जाए आर के लिए एफ के लिए न्यूटन और आर के लिए मीटर। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास वर्क है W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इसको आप लोग इस तरह नहीं कह सकते कि टॉर्क इज 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर विच इज इक्वल टू 1 जूल। नो, जूल अगर देखा जाए वो वर्क के लिए, एनर्जी के यूनिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और टॉर्क के लिए जो एसआई यूनिट होगा वो हमारे पास होगा न्यूटन मीटर। इसका जो डायमेंशन होगा, याद रखें वर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन, टॉर्क का डायमेंशन ये सेम होता है, और ml²T⁻⁻2 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क। नाउ फिजिकल इंटरप्रिटेशन की तरफ आते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, ये मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक रस्टी नट है और ये मैंने एक की ले लिया, दिस इज द की। अगर देखें ये जो है की है, इसको कहते हैं मोमेंट आर्म, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। और अगर स्टूडेंट देखें ये मेक फोर्स, दिस इज अ फोर्स एफ विच मेक्स एंगल थीटा। अब अगर मैं इस फोर्स को रिजॉल्व करूं इनटू इट्स कंपोनेंट्स, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में
अगर देखा जाए ऑलरेडी से हम स्टूडेंट जानते हैं कि a क्रॉस b इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना, सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट जो फर्स्ट वेक्टर के ऑर्थोगोनल हो, जो फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। हम क्रॉस प्रोडक्ट में हमने तफसील से पढ़ा हुआ है, जो नए हैं वो पिछले वाले जो वेक्टर प्रोडक्ट है उस लेक्चर को वो स्टूडेंट्स देख सकते हैं तफसील से। नाउ अगर हम ये फोर्स है F, इसको रिजॉल्व करें तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, थीटा के साथ x कंपोनेंट और थीटा के सामने परपेंडिकुलर विच इज y कंपोनेंट। स्टूडेंट्स अगर इसको मैं यहां पे जो है ड्रा कर लूं, लेट सपोज अगर इसको मैं यहां पर जो है ड्रा कर लूं, इस वेक्टर को अगर हम यहां पर जो है ड्रा कर लें ये, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फोर्स का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, दिस इज ये y कंपोनेंट है, तो इसको हम नाम देते हैं फोर्स का y कंपोनेंट। सो टॉर्क इज डिफाइंड एज, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना, सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट जो फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो सेकंड वेक्टर का अगर देखा जाए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, इसको मैंने यहां पे ड्रा किया। सो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का वो कंपोनेंट जो फर्स्ट वेक्टर के ऑर्थोगोनल हो, तो वो हमारे पास Fy है। देयरफॉर हियर इज F sin थीटा, क्योंकि y के साथ स्टूडेंट्स हम sin थीटा लगाते हैं, ऑलरेडी यू नो रेजोल्यूशन में हमने तफसील से पढ़ा हुआ है। यह स्टूडेंट्स को इस तरह भी लिखा जा सकता है। और वेक्टर अगर मैं कहूं वेक्टर, सो इधर एन कैप डाला, याद रखिए टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, दिस इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज टॉर्क। स्टूडेंट्स याद रखिए ये हमारे पास क्या कहलाता है, दिस इज लेट सपोज आर एंड दिस इज, ये हमारे पास स्टूडेंट्स कहलाता है फोर्स। तो अगर देखा जाए ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर, क्रॉस प्रोडक्ट में रिमेंबर स्टूडेंट्स फॉर मैक्सिमम टॉर्क, अगर देखा ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर, ये फोर्स है, सही है, ये Fy है, दिस इज Fy, दिस इज R, और ये हमारे पास अगर देखा जाए डायरेक्शन है, तो ये जो हमारे ये जो डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन है। जिस प्लेन में R और F पड़ा हुआ है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर किस चीज का डायरेक्शन है, टॉर्क का। इसलिए हम कहते हैं कि टॉर्क डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच द टू वेक्टर्स आर लाइज, वन इज से R एंड द सेकंड इज F। और राइट हैंड रूल से भी हम अगर R को F की तरफ जो है बेंड कर लें, सो दिस विल बी द डायरेक्शन, द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो याद रखें ये जो हमारे पास टॉर्क होगा ये R के भी परपेंडिकुलर होगा और F के भी परपेंडिकुलर। टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू मूवमेंट आर्म, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर MCQ आता है द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज ऑप्शन ए perpendicular to the plane of motion, option B along axis of rotation, option C both, option D none। तो both options are the correct option। along axis of rotation से मुराद, अब अगर देखा जी ये टर्न रोटेट करेगा, तो जब टर्न ये जो नट रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में निकलेगा, जब इस डायरेक्शन में निकलेगा तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन ये होगा, और अगर इसको हम डाउनवर्ड, लेट सपोज फोर्स डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब फिर इसका डायरेक्शन इनवर्ड होगा। तो याद रखिए जो नट है ये या तो आउटवर्ड निकल सकता है और या इनवर्ड हो सकती है, आउटवर्ड और इनवर्ड, सही था। ये एक्चुअली क्या कहलाता है, टॉर्क का डायरेक्शन कहलाता है। आपने देखा होगा रस्टी नट है, अगर हम उसको ओपन करना चाहते हैं तो या तो अगर देखा जाए अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहते हैं वो बाहर निकलेगा, उसका डायरेक्शन ये होगा, और अगर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो वो अंदर जाएगा सीधे किसी वर्ड वगैरह में, तो उसका डायरेक्शन ये होगा which is perpendicular to the plane of motion। now comparison of force and torque, याद रखिए इधर एक दो कंपैरिजन मैंने लिखे हुए हैं, एक होता है लीनियर मोशन और एक होता है एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन चैप्टर 5 में तफसील से स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो डिस्कस करेंगे। आई विल ट्राई माय बेस्ट, दुआओं में याद रखें ताकि अच्छे लेक्चर्स में जो है अपलोड करूं, ताकि मैं हौसला ना हारूं और अच्छे लेक्चर्स जो है आप लोगों के लिए अपलोड करूं। स्पेशली रमज़ान है, दुआओं में खास याद रखने, सही। एक होते लीनियर केस में फोर्स इज इंपॉर्टेंट विच इज ma, और एंगुलर केस में टॉर्क इज इंपॉर्टेंट विच इज इक्वल टू I अल्फा। सर टॉर्क का तो फार्मूला RF है, बिल्कुल योर आंसर इज ट्रू, लेकिन इन लीनियर मोशन हम फोर्स लेते हैं और एंगुलर मोशन में टॉर्क लेते हैं। लीनियर मोशन में जो काम फोर्स का होता है, एंगुलर मोशन में वही काम टॉर्क का होता है। तो अगर देखा जाए m को हमने रिप्लेस किया एंगुलर मास से,
दिस इज मास एंड इन रोटेशन दिस इज कॉल्ड एंगुलर मास या रोटेशनल मास या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। लीनियर एक्सेलरेशन को रिप्लेस किया एंगुलर एक्सेलरेशन से। जो काम लीनियर मोशन में फोर्स का है स्टूडेंट्स, वही काम एंगुलर मोशन में टॉर्क का है। नाउ टॉर्क प्लेस same role in angular motion as produced by force in linear motion। लीनियर मोशन में जो काम फोर्स पैदा करता है या फोर्स जो है करता है, एंगुलर मोशन में वही काम टॉर्क करता है। लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन लीनियर कौन पैदा करता है? फोर्स। एंगुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन का रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो है टॉर्क। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है एक टॉपिक था, अगर पेपर में आया तो आप उसको एज इट इज लिख सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं, मैसेज वगैरह कर लेते हैं कि सर नोट्स, बिल्कुल नोट्स मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल में मैं जिस तरह लेक्चर को जो है अपलोड करता हूं, ये आपके नोट्स है, इसको अपने हैंड से जो है आप लोग लिख लें। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज।